नमस्कार दोस्तों, पुनर्जागरणकालीन साहित्य पर बात करेंगे हम अभी। और साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आए थे पुनर्जागरण के दौरान, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ विद्यार्थियों कि साहित्य में क्या चेंजेस आए, उसके ऊपर अगर अपन बात करें तो इस समय जो लेखक थे, जो लिखने वाले थे, ये पुनर्जागरण से पहले धार्मिक विषयों के अलावा नहीं लिख सकते थे। उनका जो भी साहित्य होता था वो रिलीजियस होता था। अगर वो रिलीजियस से हटके लिखते थे या चर्च या पोप की कहीं पर भी आलोचना करते थे तो साहित्य को जला दिया जाता था। और संभवतः ये भी हो सकता है कि अगर फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो वो कई बार लेखक खुद को ही जला दिया जाता है। जैसे रोजर बेकन थे, रोजर बेकन को जला दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। और रोजर बेकन की फांसी को इंटेलेक्चुअल डेथ भी कहा जाता है, बौद्धिक हत्या कहा जाता है इसको, क्योंकि जब चर्च की बातें स्वीकार नहीं करी गई थी तो रोजर बेकन को एक प्रकार से हत्या कर दी गई थी इसकी। इन्होंने एक पद लेने से भी इनकार कर दिया था। तो कहने का मतलब था कि उस समय आप धर्म के विरुद्ध नहीं लिख सकते थे, धर्म के विरुद्ध लिखने में भी अपने आप में बड़े खतरे थे। तो पहला परिवर्तन ये आया कि लेखक जो थे वो लेखक स्वतंत्र रूप से लिखना आरंभ करते हैं, स्वतंत्र रूप से लिखना आरंभ करते हैं। और यूं कह सकते हैं कि धार्मिक भावनाओं से, एक प्रकार से जो धार्मिक बंधन थे उनसे लेखक मुक्त हो गए थे। आरंभ करते हैं, धार्मिक बंधनों से मुक्त हुए। अब वो कोई भी विषय ले सकते थे, धर्म पर भी लिख सकते थे, लेकिन अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। ठीक है, पहला परिवर्तन ये आया। दूसरा परिवर्तन क्या आया? दूसरा परिवर्तन ये आया कि पुनर्जागरण से पहले केवल दो ही भाषाएं थी, ग्रीक व लैटिन। और आपको न चाहते हुए भी सिर्फ इन दोनों भाषाओं में ही साहित्य लिखना होता था, या मेन भाषा यही थी। अब क्या हुआ? पुनर्जागरण के दौरान देशज भाषाएं, या आप यूं कहिए कि स्थानीय भाषाएं, स्थानीय भाषाओं में साहित्य लिखा गया। स्थानीय भाषाओं में एक प्रकार से लेखन हुआ। स्थानीय भाषाओं में लेखन कार्य हुआ। स्थानीय भाषाएं कौन सी? जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा, ठीक है, स्पेनिश, पुर्तगीज, है ना, अंग्रेजी, ये सारी डच, ये सारी स्थानीय भाषाएं थी। इनमें लेखन कार्य शुरू हुआ। इससे क्या हुआ? स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। इससे पहले ग्रीक और लैटिन तक सीमित थे, अब आपके लोकल लैंग्वेज जो है वो आपके एक प्रकार से विकसित होना शुरू हो गई। इसके बाद क्या हुआ? तीसरा परिवर्तन ये आया कि साहित्य की कई नवीन विधाओं का प्रचलन बढ़ा। जैसे उपन्यास लेखन शुरू हुए, कविताएं शुरू हुई, सोनेट्स जिसे अपन कहते हैं, छंद लिखने शुरू किए गए, गद्य, पद्य, निबंध, ये सारी नवीन शैलियों का विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं कि लेखन की नवीन विधाओं का विकास हुआ, लेखन की नवीन शैलियों का, नवीन विधाओं का विकास हुआ। क्या हुआ? लेखन की नवीन शैलियों का विकास हुआ, जिसमें अपन कह सकते हैं कि गद्य व पद्य, ठीक है, ये अस्तित्व में आए। उपन्यास लेखन शुरू हुआ, ठीक है, निबंध लेखन शुरू हुए। मोंटेना ने निबंध लिखे थे, आपको पता होगा। शेक्सपियर वगैरह ने उपन्यास लिखे। इसके अलावा सोनेट्स स्टार्ट हुए, जैसे पेट्रॉक ने सोनेट्स लिखा था, आपके सोनेट्स टू लौरा लिखा, ठीक है, निबंध शुरू हुए, सोनेट्स, उपन्यास, कविताएं शुरू हुई। ठीक है, ये सारी नवीन विद्याएं जो है वो अस्तित्व में आई थी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन साहित्य के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक प्रकार से हम ये भी कहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष लेखन शुरू हुआ। धर्मनिरपेक्ष लेखन का क्या मतलब होता है? वापस वो बात घूम के वही आ जाती है। धर्मनिरपेक्ष लेखन के अंदर हम कह सकते हैं यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष लेखन शुरू हुआ। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लेखन में क्या था? जैसे आत्मकथाएं लिखी गई, ठीक है। इसके अलावा इस समय कई सारे धर्म ग्रंथों के अनुवाद किए गए,
धर्म ग्रंथों के अनुवाद किए गए, जैसे बुक्काशियो ने इलियड ओडिसी का अनुवाद कर दिया, तो ऐसे कई सारे अनुवाद किए गए। तो ये सारी बातें इस समय धर्म निरपेक्ष लेखन के रूप में जो है वो भी सामने आती है। इसके अलावा जो लेखक लिख रहे थे, उस लेखकों में एक प्रकार से मानवता प्रधान लेखन कह सकते हो, आलोच्यवादी, आलोचनावादी जैसे कह सकते हो, मतलब उसमें आलोचनाएं भी वो करी जा सकती थी। तो एक प्रकार से जो लेखन था ये मानव केंद्रित हो गया था, मनुष्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा था, आलोचनावादी हो गया था, उसमें विभिन्न प्रकार की आलोचना भी एक प्रकार से की जा रही थी, व्यक्तिवादी आप कह सकते हो। तो ये सारा का सारा परिवर्तन इस समय साहित्य में देखने को मिलता है। तो ये 5 मेन परिवर्तन थे जो पुनर्जागरण काल के साहित्य में देखने को मिलते हैं। इससे पहले ये सारी बातें नहीं थी, लेखक जो है उसको धर्म के ऊपर ही लिखना पड़ता था, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब हम आते हैं इटालवी साहित्य के ऊपर। सबसे पहले कि इटली का साहित्य या इटालवी साहित्य भी कह सकते हो। तो इटली साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आए और इस समय कौन कौन से मेन साहित्यकार थे इटली के, तो मैं एक एक नंबर पे लाता हूँ। सबसे पहला नंबर जो यहाँ पे आता, अच्छा 16वीं शताब्दी के अंदर इटली के अंदर जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य के लिए स्पेशली एक टर्म यूज़ की जाती है और उस टर्म को हम कहते हैं सिक्वेंसेटो कहते हैं। सिक्वेंस, ठीक है, ये 16वीं शताब्दी का जो इतिहास लेखन हुआ उसे सिक्वेंसेटो कहा जाता है। सिक्वेंसेटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया इतिहास एक टाइप से। अब इटली के साहित्य में आपके त्रिरत्न, या यूँ कहिए कि इटली के साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं, या ये त्रिमूर्ति आप कह सकते हो। और उसमें नाम आता है आपके दांते का नाम आता है, इसके अंदर पेट्रोक का नाम आता है और पेट्रोक के शिष्य बुक्काशियो का नाम आता है। तो त्रिरत्न थे इटली साहित्य के। त्रिरत्न में पहला रत्न का नाम आता है दांते, ठीक है, दांते। अब देखो दांते के संबंध में क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। इनको आपके इटालवी साहित्य का जनक कहा जाता है कि भाई इसी व्यक्ति से एक प्रकार से इटालवी साहित्य जो है वो एक प्रकार से शुरू हुआ था। तो इटालवी, इन्होंने कविताएं ज़्यादा लिखी थी, तो इटालवी कविता का जनक कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन पूरे ऑल ओवर सिनेरियो की बात करें, पूर्ण समग्रता से देखें, तो उसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और फ्लोरेंस वासी था, आपको मैंने कहा ये सारे फ्लोरेंस के थे, राफेल के अलावा फ्लोरेंस वासी था। और सबसे खास बात क्या थी, इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी, और मुख्य रूप से स्टार्टिंग में इन्होंने टस्कनी भाषा में लिखा। टस्कनी स्थानीय लैंग्वेज थी यहाँ की, और इसमें इन्होंने जो मेन किताबें लिखी उन 3 किताबों के नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा जो इन्होंने लिखी थी। सबसे पहली जो मेन किताब थी वो थी डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। मैं तीनों के बारे में बताऊँगा क्या क्या लिखा हुआ है। दूसरी जो इनकी किताब थी वो थी वितनाओ, और तीसरी जो किताब है विद्यार्थियों इनकी वो है मोनार्किया, ठीक है। आजकल क्या पूछते हैं, किताब का लेखक भी पूछ सकते हैं, किताब की विषय वस्तु भी विद्यार्थियों पूछ सकते हैं। डिवाइन कॉमेडी में क्या है? डिवाइन का मतलब होता है आपके एक प्रकार से देवीय भगवान वाली शक्तियाँ, वो कॉमेडी का मतलब आप समझ गए होंगे मजाकिया अंदाज। अब देखो इसमें ये लिखते क्या है, ये पूरी की पूरी व्यंग्य शैली है। व्यंग्य का मतलब एक प्रकार से कटाक्ष जो हम करते हैं उस शैली में लिखी गई। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि मैं एक बार कहीं जा रहा था और मैं रास्ता भटक गया। तो रास्ता भटक गया तो एक वर्जिल कवि हुए हैं यूनान के, तो वर्जिल कवि ने मुझे रास्ता दिखाया। वर्जिल कवि ने जो मुझे रास्ता दिखाया, वो रास्ता वर्जिल ने मुझे नरक का दिखाया। तो मैं नरक के रास्ते पर गया, और जब मैं नरक के रास्ते पर गया तो मुझे वहाँ पे उस रास्ते में बहुत सारे लोग भीड़ में खड़े हुए, लाइन में खड़े हुए मिले, जिसमें कुछ उद्योगपति भी थे, कुछ जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे, कुछ जो गलत अनैतिक कार्य करने वाले लोग, बड़े बड़े सेठ बनिए, बहुत सारे लोग जो सामंत जो है वो बहुत सारे लोग जो है मुझे उस रास्ते में मिले जो नरक की ओर जा रहा था। ऐसी सारी की सारी जो स्वर्ग और नरक की एक यात्रा थी, उसकी पूरी की पूरी यात्रा के बारे में इन्होंने लिखा है इसमें। तो स्वर्ग नरक की यात्रा लिखी है। पहले व्यंग्य शैली
में लिखना पड़ता था। अगर डायरेक्ट सीधा लिख लेते हैं तो एक प्रकार से बहुत नुकसान हो जाता था। कहा है ना कि मार्टिन लूथर के क्रोध से, उग्रता से जितना फर्क नहीं पड़ा चर्च को, उतना इरेस्मस के मजाकिया अंदाज से पड़ा था। तो ये मजाकिया शैली होती है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो किसी के ऊपर क्या करती है, चोट करती है। तो उसमें मृत्यु के बाद की जीवन यात्रा को लिखा गया है, जिसमें स्वर्ग और नरक जाने की जो यात्रा है वो लिखी गई है। किस तरह वर्जिल कवि जो है इनको कहते हैं। तो डिवाइन के बारे में कॉमेडी की गई है, देवताओं के बारे में मजाकिया अंदाज में बातें की गई है डिवाइन कॉमेडी के अंदर। दूसरी किताब है वितनाव। वितनाव एक प्रकार की प्रेम कहानी है। आप वितनाव ये कहते हैं कि मैं एक बार गिरजाघर में गया तो मुझे एक बिट्रिश नामक महिला मिली थी, और बिट्रिश नामक जो महिला मिली, इस महिला के बारे में, या यूँ कहिए कि उससे इनको प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो गया तो प्रेम होने के बाद में ब्रिटिश महिला के सौंदर्य के ऊपर, उसकी जो भाव भंगिमाएँ थी उसके ऊपर इन्होंने ये पूरी की पूरी सौंदर्य वर्णन के रूप में या प्रेम गीतों के रूप में ये पूरा का पूरा किताब है उसने लिख डाली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ब्रिटिश के प्रति जो उसका प्रेम है बड़ा पवित्र प्रेम है, अध्यात्म वाला प्रेम जिसे कह सकते हो, ठीक है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई भी गलत काम नहीं हो, बहुत ही पवित्र वाला जो प्रेम है वो इसमें है, वो एक प्रकार से दिखाया गया है वितनाव के अंदर। वितनाव का मतलब भी एक प्रकार से नया जीवन होता है, ठीक है, नया जीवन। तो ये वितनाव के अंदर है। तीसरा जो है वो है मोनार्किया। मोनार्क का मतलब होता है शासन तंत्र, एक प्रकार से राजतंत्रों के बारे में लिखा जाता है। तो मोनार्किया का मतलब हो गया यहाँ पे ये राजतंत्र पर ग्रंथ है या राज व्यवस्था आधारित किताब है। ये राज व्यवस्था की पुस्तक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा चर्च के ऊपर अंगुली उठाई थी इन्होंने, तो चर्च का विरोध होने के कारण इस किताब को है वो करीबन 1339 के आसपास इसको जला दिया गया था पुस्तक को, ठीक है ना। तो इस पुस्तक को आपके जला दिया गया था। और अगर मैं इसका कार्यकाल बताऊं तो 1265 से 1321 के बीच में आता है। वैसे आपको ना ये याद रखना नहीं है इतना, किताब बाद में जलाई गई थी मोनार्किया इनकी मृत्यु के बाद में। तो ये 3 मेन किताबें थी जो कि आपकी दांते की रहती है, ठीक है, दांते। तो डिवाइन कॉमेडी, वितनाव और मोनार्किया, ये प्रेम गीत है, ये पॉलिटिकल बेस्ड है, और इसमें भगवान की मजाक उड़ाई गई है। और उसमें भी मृत्यु के बाद व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में जो दूसरा नाम है इस क्रम में वो है आपके पेट्रॉक का, ठीक है, पेट्रॉक का। और पेट्रॉक के संबंध में हमें पहले से पता है कि इस व्यक्ति को मानववाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, मानववाद का पिता कहा जाता है। इसके साथ साथ में एगोन फ्रायल नामक व्यक्ति ने इसको आधुनिक व्यक्ति भी कहा है, प्रथम आधुनिक व्यक्ति। एगोन फ्रायल ने क्या कहा है इसको, एगोन फ्रायल ने पेट्रॉक को क्या कहा है, प्रथम आधुनिक व्यक्ति, प्रथम फर्स्ट मॉडर्न मैन, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात कि इसको मानववाद का जनक कहा जाता है। और मानववाद का जनक और मानववाद विद्यार्थियों पुनर्जागरण काल का सबसे बड़ी विशेषता थी। मानववाद को अगर अपन निकाल दें तो पुनर्जागरण एक प्रकार से खत्म हो जाता है। वो सबसे बड़ा आधार था, और मानववाद का आधार इसी व्यक्ति ने तैयार किया था। इस कारण इस व्यक्ति को पुनर्जागरण का प्रणेता, तो पुनर्जागरण का पिता भी इसको कहा जाता है, सिर्फ इस वजह से कि इसने आपके मानववाद के ऊपर बात की थी। अब अगर इनकी ये तो होगी इसकी मुख्य एक उपाधियाँ वगैरह। अब आती इनकी रचनाएं कौन कौन सी। इनकी रचनाओं की अगर अपन बात करें तो सोनेट्स टू लॉरा ये सबसे बड़ी रचना थी। उसके बाद में इन्होंने रोमन योद्धाओं के ऊपर अफ्रीका गीत लिखा, ये भी बहुत बड़ी पुस्तक थी। इसके अलावा लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन, 31 आदमियों की एक प्रकार से जीवन कथा लिखी थी। और एक फेमिलियस लेटर्स लिखा जिसमें अरस्तु और इनके बीच का, प्लेटो वगैरह के बीच का एक प्रकार से काल्पनिक पत्राचार है, वाद विवाद का विषय है। तो कौन कौन सी किताबें थी, सबसे पहली किताब इनकी जो सबसे मुख्य किताब भी है पेट्रॉक की, तो उस किताब को अगर मैं कहूँ तो सोनेट्स टू लॉरा तो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। देखो सोनेट्स टू लॉरा,
देखिए क्या सोनेट्स क्या है, सोनेट्स होता है 14 पंक्तियों का छंद, आप कह सकते हो। 14 पंक्तियाँ होती है, अपन सामान्य भाषा में इसको छंद कह सकते हैं, मतलब कह तो हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट होता छंद टाइप है। ये एक नवीन विधा थी जो इसी व्यक्ति ने दी थी, बिल्कुल नवीन विद्या थी। तो कई बार ये भी आता है कि सोनेट्स का एक प्रकार से नवीन विद्या को लाने का श्रेय भी पेट्रोक को जाता है। तो छंद लिखे हैं इसने, किस किस लिए लिखे हैं, लौरा के लिए लिखे हैं। लौरा कौन है, लौरा इसकी प्रेमिका है, ठीक है। लौरा क्या है, इसकी प्रेमिका है, और लौरा प्रेमिका के लिए इसने सोनेट्स लिखे थे, छंद लिखे थे। सोनेट्स टू लौरा जो बोलते हैं हम उसको, 14 पंक्तियों का छंद होता है। लौरा के प्रति जो उसका प्रेम था वो ब्रिटिश वाला आध्यात्मिक प्रेम नहीं था, ये काफ़ी उग्र प्रेम था, मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ये वो आध्यात्मिक वाला प्रेम नहीं था, ये भौतिकता वाला प्रेम था जो उसने आवेगता पूर्वक एक प्रकार से किया था। एक तो किताब इनकी ये हो गई। इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है अफ्रीका गीत। कौन सी, अफ्रीका गीत। और अफ्रीका गीत, इसके अंदर इन्होंने रोम के जो सेना नायक हुए, जो योद्धा हुए, रोम के योद्धाओं के सम्मान में इन्होंने ये सारे लिखे हैं, रोमन एम्पायर के योद्धाओं के सम्मान में ये पूरे के पूरे गीत इन्होंने एक प्रकार से वर्णन किया है। तीसरा है फेमिलियर्स लेटर, ठीक है, पर्शियन लेटर नहीं, पर्शियन लेटर किसी और की है, फेमिलियर लेटर, फेमिलियस लेटर, लेटर यानी पत्र। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा, इसमें इन्होंने जो अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ये जो दार्शनिक थे यूनानी, तो इन सारे दार्शनिकों, इन दार्शनिकों के साथ में प्लेटो जैसे दार्शनिकों के साथ में जो पत्राचार हुआ है, ये बिल्कुल काल्पनिक है, पत्राचार का लिखा है इसने, और उसमें वाद विवाद के बारे में सारी चीज़ें फेमिलियस लेटर में लिखी है इन्होंने, ठीक है। और वाल्टियर को याद रखना, वाल्टियर ने एक और यहाँ पे लेटर्स नाम से किताब लिखी है, ये आपके ऊपर है, आगे जैसे जैसे चलेंगे हम उसको बताते जाएंगे, ठीक है। इसमें फेमिलियस लेटर में इन्होंने बाकायदा अरस्तु का काफ़ी विरोध किया है, तो ये अरस्तु विरोधी थे, ठीक है। ये इनकी तीसरी पुस्तक। इनकी चौथी पुस्तक थी लाइव्स ऑफ जीवन ऑफ इल्यूस्ट्रियस। इल्यूस्ट्रियस का मतलब था महान व्यक्ति। तो इसमें 31 महान व्यक्तियों के बारे में उनकी जीवनी है एक टाइप से, और ये 31 व्यक्तियों का वर्णन करता है पेट्रोक, ठीक है। तो ये 4 किताबें इनकी, सोनेट्स टू लौरा, अफ्रीका का गीत, और फेमिलियस लेटर, और लाइव्स ऑफ इल्यूस्ट्रियस मैन। इसमें 31 लोगों के बारे में लिखा गया है। तो ये पेट्रोक हो गए, ये दांते हो गए। तीसरा था पेट्रोक का शिष्य बोकासियो, जिसने आपके यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तीसरा कौन सा, बोकासियो, ठीक है, बोकासियो। अभी बोकासियो की अगर अपन बात करें तो बोकासियो कौन थे, पेट्रोक के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, पेट्रोक के शिष्य थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने इटालवी गद्य का जनक माना जाता है इनको, इन्होंने गद्य शैली जो है वो आपके प्रचलन में लाई, इटालवी गद्य का जनक। ऐसा कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि कुछ किताबें इटाली गद्य में दांते को भी लिख ले रही है, तो ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन वाले बनते नहीं है यहाँ पे। पेट्रोक का शिष्य। दूसरी बात क्या है, इन्होंने किताबें कौन सी लिखी, तो इनकी पुस्तकों में डेकोमोरन सबसे पहले आती है। देखो डेको क्या होता है, आपने सेंटी वगैरह सुना होगा, ये गणित की यूनानी भाषा में डेको का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो डेकोमोरन में क्या है, 100 कहानियाँ हैं, 100 कहानियाँ हैं, और ये 100 जो कहानियाँ हैं ये बिल्कुल हास्यास्पद कहानियाँ हैं, जिसमें हास्य है, जिसमें मनुष्य के स्वभाव के जो बहुत सारी गंदी आदतें हैं, विभत्स रूप जो है उसकी कहानियाँ लिखी गई है। तो मानव स्वभाव के विभत्स रूप, जो सबसे घटिया आदतें होती है, रूप की कहानियाँ लिखी गई है। 100 कहानियाँ हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इस ग्रंथ के अंदर डेकोमोरन में एक महामारी आई थी यूरोप के अंदर,
अभी जैसे कोरोना आई है वैसे ब्लैक डेथ नाम से, जैसे हम आजकल प्लेग बोलते हैं, काले चूहों से फैली थी इसलिए इसको ब्लैक डेथ कहते हैं, काले चूहों से फैली थी ये, ठीक है ना। तो हाँ, तो इसको हम कहते हैं ब्लैक डेथ। तो ब्लैक डेथ का वर्णन भी इस डेकोमोरन से हमें प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है आपकी, इन्होंने लिखी थी जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। जीनियोलॉजी होती है वंश श्रृंखला, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड मतलब इसमें इन्होंने भगवान की पूरी पीढ़ी लिख दी है, वंशावली, ठीक है, भगवान की वंशावली लिखी है। और जीनियोलॉजी ऑफ गॉड के अंदर, और डेकोमोरन और जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, ये दो मेन किताबें थी इसकी। इसके अलावा फियामेंट भी आती है, जो मनोवैज्ञानिक किताब है एक टाइप से, फियामेंट। फियामेंट के अंदर इन्होंने एक प्रकार की साइकोलॉजिकल रूप से सारी चीज़ें वो लिखी है। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था इलियड और ओडिसी का इन्होंने अनुवाद भी किया था, ठीक है। तो ये डेकोमोरन के लेखक थे बोकासियो, इलियड व ओडिसी का क्या किया, अनुवाद किया, ठीक है, क्या किया था, अनुवाद किया था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे बोकासियो। उसके बाद में चौथा नंबर लगेगा इटालियन साहित्य में इन त्रिरत्न के अलावा, बोकासियो, पेट्रॉक और दांते के अलावा चौथा नंबर लगता है विद्यार्थियों मैकियावेली का। और आपको अच्छे से पता होगा कि मैकियावेली राजनीति विषयों पर लिखते थे, कई राजाओं के सचिव रहे थे, तो राज व्यवस्था पर ही इनका क्या हुआ है, लेखन हुआ है, और इस कारण इनको आधुनिक चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य भारत के अर्थशास्त्र लिखा, और अर्थशास्त्र का जो विषय था वो भी आपको अच्छे से पता है कि क्या था, पॉलिटी था। तो इन्होंने क्या लिखा, आपके पॉलिटी के ऊपर भी कंप्लीटली लिखा था। बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से द प्रिंस सबसे महत्वपूर्ण किताब है इनकी, ठीक है। प्रिंस का मतलब से पता चल रहा है प्रिंस यानी राजकुमार, और इन्होंने पूरे की पूरी जो किताबें लिखी वो आपकी कंप्लीटली राज व्यवस्था के ऊपर ऑलमोस्ट है वो निर्भर करती है। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखा, फ्लोरेंस का इतिहास लिखा, क्योंकि ये खुद कहाँ के रहने वाले थे, फ्लोरेंस के। इन्होंने युद्ध की कलाएं भी लिखी, आर्ट ऑफ वार लिखा। इसके अलावा इनकी कुछ और किताबें देखें तो इन्होंने एक डिस्कोर्सेज ऑन लिवी लिखा। लिवी रोमन साहित्यकार, इतिहासकार थे। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, जो लिवी रोमन इतिहासकार थे, ठीक है, ये लिख लिया। और एक इन्होंने मोद्रगालन करके, मंद्रागोला करके एक और नाटक लिखा था, मंद्रागोला, ये किताब भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा और कोई किताब इनकी मैन है नहीं, ये मैन किताबें थी मैकियावेली की, ठीक है। तो ये मैकियावेली थे, बोकासियो थे, इन चारों को तो आप अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा ब्रूनी, लॉरेंज़वाला, अल्बर्टी और भी बहुत सारे हुए हैं, मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, क्योंकि कई बार यही आता है कौन सा इटली का नहीं था। ब्रूनी, अल्बर्टी, लॉरेंज़वाला, ये अन्य प्रमुख साहित्यकार थे जो इटली से संबंधित थे। इटली के बाद में हम आते फ्रांसिस साहित्य के ऊपर विद्यार्थियों, ठीक है। फ्रांसिस साहित्य, फ्रांसिस साहित्य, फ्रांसिस साहित्य। फ्रांसिस साहित्य की बात करूं तो यहाँ पे आपके 3 लोगों का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम है रेबेलस, अब रेबेलस की जो किताबें थी वो लिखा था इसने हीरोइक डीड यानी कर्म, हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रिगेंतुआ एंड पेंट्रेगुएल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रिगेंतुआ एंड पेंट्रेगुएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरोइक का मतलब होता है योद्धापूर्ण कार्य, हीरोइक डीड्स यानी कार्य ऑफ ग्रिगेंतुआ
व देखो ग्रिगेंतुआ व पेंट्राग्रुएल, पेंट्राग्रुएल, ये इनकी रेबलेस की किताब है। तो इसमें ग्रिगेंतो और पेंट्राग्रुएल दो सेनापति हैं और उनके बारे में जो हीरोइक डीड्स है या यूँ कहिए उनके जो योद्धापूर्ण जो कार्य है उन कार्यों के बारे में पूरी पूरी जानकारियाँ हमें मिलती है। ठीक है, इन्होंने एक ऐसे मठ की कल्पना की थी जिसमें कि सारे स्त्री और पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक अपने मनोभाव से रह सके, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो। रेबेलेस के अलावा दूसरा नाम आता है इतिहास फ्रांसीसी साहित्य में, वो आता है मोंटेन का। मोंटेन ने क्या किया था? मोंटेन ने जितने भी निबंध लिखे, इन्होंने लिखे ऐसे लिखे, एसेस, या आप इसको निबंध कह दो। इनकी विषय वस्तु थी विद्यार्थियों, वो थी सैडनेस, दुख एंड शोरो। ठीक है ना, तो सारे के सारे दुखदायी निबंध जो है इन्होंने लिखे थे, सैडनेस एंड सोरो पर लिखे पूरे के पूरे एसेज। ऐसे और एसेज वॉल्टेयर ने भी लिखे थे, इसलिए इनको वॉल्टेयर का अनुगामी भी कहा जाता है। किसका? वॉल्टेयर का। तो वॉल्टेयर की परंपरा के थे मोंटेनो। तो मोंटेन का भी आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि रेबेलेस, मोंटेनो और मार्सिगिलियो डिफेंडर ऑफ पीस, ये तीन लोग ही थे। तीसरे थे मार्सिगिलियो। ठीक है, आपको आगे सारी चीज़ें रटना पड़ेगा। अब देखो ऐसा है कि ये कुछ चीज़ें रटने की है और कुछ चीज़ें समझने की है। तो पुनर्जागरण के अंदर ये कुछ किताबें वगैरह है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। हमने सभी ने किया और कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इसके अंदर की चीज़ों को हम समझ सकते हैं, लेकिन रटने की जरूरत, जैसे विशेषताएं समझ सकते हैं हम, कारण समझ सकते हैं हम, इसके अर्थ समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने कुछ किताबें लिखी है ना, उनको तो रटने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प जो है वो नहीं बचता। इन्होंने किताब लिखी डिफेंडर ऑफ पीस, डिफेंडर ऑफ पीस। ठीक है, इसमें इन्होंने पॉप की आलोचना की, एक प्रकार से पॉप की आलोचना की है। ठीक है, तो ये तीन लेखक हैं फ्रांसीसी साहित्य के। अब फ्रांसीसी साहित्य के बाद में हम ले लेते हैं अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य में काफ़ी नाम है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम जो पुनर्जागरण काल के हैं वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है जॉफ्री चौसर का। जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक तो इनको अंग्रेजी साहित्य की जो कविताएं लिखी गई उसका जनक कहा जाता है। इंग्लिश साहित्य के अंदर अंग्रेजी कविता का जनक कह सकते हो। सैक्सनी बोली में लिखा था उसने, टस्कनी बोली में लिखा, इसने सैक्सनी बोली में लिखा। तो अंग्रेजी काव्य का जनक, अंग्रेजी काव्य का जनक। स्टार्टिंग में किस भाषा में लिखा? सैक्सनी प्रांत है यहाँ का, सैक्सनी भाषा में लिखा। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद बात आती इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी। इनकी किताबों में जॉफ्री चौसर के अंदर कैंटरबरी टेल्स, और कैंटरबरी टेल्स कौन नहीं जानता? कैंटरबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। कैंटरबरी टेल्स यानी कहानियां हैं। कैसी कहानियां हैं देखिए, इसके अंदर क्या है, कैंटरबरी एक स्थान है और वहां पर सेंट थॉमस का एक तीर्थ स्थल है, और इस तीर्थ स्थल पर यात्रा करने के लिए 30 यात्री जाते हैं, और ये 30 यात्री जो है एक दूसरे को कहानियां सुनाते, करीबन 120 कहानियां, और उनको इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या क्या है, कैंटरबरी नामक स्थान पर एक संत थॉमस का गिरजाघर है, और इस थॉमस के गिरजाघर पर 30 यात्री जाते हैं, और 30 यात्रियों ने अपने को एक दूसरे को जो कहानियां सुनाई, उन कहानियों को है वो इसमें लिखा गया है। किसमें?
कैंटरबरी टेल्स के अंदर। तो कैंटरबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है और रखना भी पड़ेगा, और हमारे पास कोई ऑप्शन है वो नहीं है। एक लिखा है ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, ट्रायल्स एवं क्रेसिडा, ये दो किताबें हैं इसकी। इसमें क्या है क्रेसिडा में, देखो ये ट्रायल्स एंड क्रेसिडा की अगर मैं बात करूं तो एक ट्रॉय का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, यूनान और रोम की सभ्यताओं के बीच में उस समय एक संघर्ष हुआ था, ट्राय संघर्ष बोलते हैं हम इसको। और हेरोडोटस जब हमने पढ़े थे तब उसमें ट्राय का संघर्ष कहा था कि हेरोडोटस ने ट्राय के संघर्ष के बाद बहुत सारी डिटेल अपनी किताब हिस्टोरिका में लिखी थी। तो ट्राय के संघर्ष को हम ट्रोजन वार भी कहते हैं, ट्रोजन युद्ध की कहते हैं। और इस युद्ध के अंदर एक प्रेमी और प्रेमिका मारे गए थे। ट्रायल्स प्रेमी था और इसकी प्रेमिका थी क्रेसिडा। तो इस प्रेमी और प्रेमिका के बारे में, जो कि इस युद्ध में खेत हो गए, मारे गए, उनके बारे में इस पुस्तक के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया कविता के फॉर्मेट में, ठीक है। क्योंकि काव्य का ही जनक था तो कविता फॉर्मेट में ट्रायल्स एंड क्रेसिडा के अंदर लिखा गया। ये दो किताबें आपके जॉफ्री चौसर की बैठती है। उसके बाद में आते हैं थॉमस मोर, जिसका नाम सभी ने सुन रखा है, थॉमस मोर, ठीक है। और इनकी अगर मैं किताबों की बात करूं तो थॉमस मोर की किताब यूटोपिया, किसने नहीं सुनी है? यूटोपिया, यूटोपिया क्या है? यूटोपिया होता है एक प्रकार से काल्पनिक राज्य। जैसे अपन बैठे बैठे कोई कल्पना करते हैं ना, ऐसा होगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तब कहते हैं कि ये यूटोपिया में जी रहा है। मतलब कल्पनात्मक मैं प्रोफेसर की तैयारी करूँगा, मेरी पहली रैंक आएगी, फिर मैं पूरे ये करूँगा, फिर वो करूँगा, पढ़ रहा नहीं है लेकिन कल्पनाएं ढेर सारी कर रहा है। इसे उस ऐसे व्यक्ति को यूटोपियन कहते हैं। तो ये कल्पनात्मक राज्य, कल्पनात्मक आदर्श राज्य जैसे आप कहते हैं, तो ऐसे राज्य को यूटोपिया कहते हैं। और इन्होंने इस प्रकार के आदर्श जो है वो इन्होंने ऐसी बातें हैं इसमें करी थी। इसके अलावा ये प्लेटो ने भी ऐसी करी थी, प्लेटो की भांति इसी ने भी ऐसे स्वप्नदर्शी राज्य की कल्पना करी थी। यूटोपिया के अलावा इन्होंने अपोलॉजी किताब भी लिखी। अपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अपोलॉजी के साथ साथ इन्होंने डायलॉग किताब भी लिखी थी। तो इनकी किताबें एक एक नाम से हैं सारी, अपोलॉजी, अपोलॉजी, डायलॉग, ठीक है। बाद में ईशनंदा यूँ कहिए कि एक प्रकार से पद स्वीकार नहीं किया था, ईसाई विश्व का अध्यक्ष राजा को नहीं माना कि पूरी जो विश्व है, जो ईसाई दुनिया है, इसका अध्यक्ष राजा होगा, ऐसा इसने माना नहीं। और इसको नहीं मानने के कारण इसको क्या कर दिया गया था, एक प्रकार से मृत्युदंड दे दिया गया था। तो लास्ट में इसको प्राणदंड दे दिया, ठीक है। इसने क्या किया था, ईसाई विश्व का प्रमुख राजा को स्वीकार नहीं किया था, इस वजह से। तीसरा नाम जो आता है अंग्रेजी साहित्य में वो आता है विलियम शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का नाम आता है। ये अंग्रेजी साहित्य का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि मार्लो, जॉनसन और शेक्सपियर ये तीनों विक्टोरिया के काल में हुए थे। और विक्टोरिया के काल को आपके बहुत सारे उपमाओं से जाना जाता है। कई बार उसको गाने वाली चिड़िया का घोंसला भी बोलते हैं। तो मार्लो, जॉनसन व शेक्सपियर, ये तीनों एलिजाबेथ के काल में थे। किसके काल में थे? एलिजाबेथ के काल में थे। तो एलिजाबेथ का जो काल था उसे गाने वाली चिड़िया का घोंसला कहा जाता था, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स के नाम से जाना जाता है, गाने वाली चिड़िया का घोंसला, ठीक है, चिड़िया का घोंसला भी कहा जाता है। तो इस काल में काफ़ी सारे इतिहासकार, कवि वगैरह हुए थे। उनमें से शेक्सपियर जो है ये आपके सबसे अहम थे। और इन्होंने कई सारी, मार्लो के बारे में आपको पता होगा, तैमूर लंग लिखी थी इस मार्लो ने, तो तैमूर लंग किताब लिखी थी इसने। एडवर्ड सप्तम के बारे में भी इसने लिखा था। अब शेक्सपियर की किताबों की अगर अपन बात करें तो हैमलेट, मैकबेथ,
इसके अलावा आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो आपके जो रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट, एक एज यू लाइक इट ऐसा था, एज यू लाइक इट किताब भी थी इसकी, एज यू लाइक इट। ऐसी बहुत सारी किताबें इन्होंने, शेक्सपियर ने लिखी थी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर अपन इनको लिखते जाए तो बहुत सारी लिखी जाती है। इनको इंग्लिश साहित्य में बर्ड बोलते हैं। बर्ड मतलब जो स्टोरी टेलर होते हैं, BERD, ठीक है, BIRD नहीं, ये BERD बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को। तो ये विलियम शेक्सपियर थे। इसके अलावा एडवर्ड स्पेंसर आते हैं, जिन्होंने फेयरी किंग लिखी थी। एडवर्ड स्पेंसर, एडवर्ड स्पेंसर, इन्होंने लिखा फेयरी क्वीन, ठीक है। ये किताब भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अंग्रेजी साहित्य था। अब हम आते हैं अन्य साहित्य के ऊपर। अन्य में कुछ मुख्य एक दो साहित्य, जैसे स्पेनिश साहित्य वगैरह। अन्य साहित्य, अन्य में सबसे पहले हम ले लेते हैं स्पेनिश साहित्य, ठीक है, स्पेनिश साहित्य। और स्पेनिश साहित्य की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सर्वेंटीज का। किसका? सर्वेंटीज का। और सर्वेंटीज ने किताब लिखी डॉन क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सॉट लिखी थी। और डॉन क्विक्सॉट बड़ी प्रैक्टिकल किताब है, और यूँ कहीं कई जगह 11वीं 12वीं क्लास में चलती भी है किताब, यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं, बाहर। इसमें लिखा था हर कुत्ते का अपना दिन आता है, हर कुत्ते का अपना दिन आता है। दूसरा कहा था खीर का प्रमाण खाने में है, खीर का प्रमाण खाने में। इन्होंने कहा था कि एक ही प्रकार के पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, मतलब जैसी विचारधारा होती है सब लोग एक साथ रहते हैं। इस टाइप से स्पेनिश साहित्य में लिखा। तो स्पेनिश साहित्य में सबसे बड़ा नाम और एकमात्र नाम यही है, सर्वेंटीज डॉन क्विक्सॉट। ये पुस्तक का नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप सर्वेंटीज को किताब जिसको बना लो डॉन क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सॉट तो इस किताब का पात्र है, चरित्र है, ठीक है। दूसरा स्पेनिश के अलावा आता है डच साहित्य। डच है हॉलैंड, नीदरलैंड जिसे अपन कहते हैं। डच साहित्य में सबसे बड़ा नाम आता है इरेस्मस का। इरेस्मस को हम धर्म सुधार आंदोलन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे भी अपन जान लेते हैं। इरेस्मस ने किताब लिखी द प्रेज ऑफ फॉली। प्रेज यानी प्रशंसा, ऑफ फॉली वैसे तो यहाँ पे पात्र है एक, लेकिन मतलब होता है मूर्खता। हिंदी में कहते हैं मूर्खत्व की प्रशंसा, मूर्खत्व की प्रशंसा, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि इसमें मजाकिया अंदाज, ठीक है, मजाकिया अंदाज बांधने वाला और व्यंग्य शैली में धर्म के ऊपर काफ़ी कटाक्ष किए गए हैं। और मार्टिन लूथर की क्रोध की बजाय इरेस्मस के मजाकिया अंदाज ने चर्च की परंपरावादी नीतियों पर, पोप के ऊपर सबसे गहरा आघात जो है वो इस व्यक्ति ने किया था। इसलिए इस व्यक्ति को फर्स्ट सिटीजन भी, वर्ल्ड सिटीजन भी बोला जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन, विश्व का नागरिक। इसकी लेखन के अंदर कोई क्षेत्र नहीं झलकता, पूरे विश्व को कवर किया गया है। हर क्षेत्र की समस्याओं को इस व्यक्ति ने उठाया। मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है, मैंने आपको उसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो मानववादियों का राजकुमार भी मैं लिख लेता हूँ, मानववादियों का राजकुमार, ठीक है। तीसरा अगर अपन ले तो पुर्तगाली साहित्य भी थोड़ा सा आ जाता है, पुर्तगीज साहित्य। और पुर्तगीज साहित्य में एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट है और एक ही है यहाँ पे, वो है कैमोन्स का, ठीक है, कैमोन्स।
कैमोन्स ने पुस्तक लिखी और वो लिखी लाफिंग कैवलरी। लाफिंग का मतलब हंस रही सेना, कैवलरी का मतलब सेना, लाफिंग कैवलरी। ठीक है, तो किस तरह से सेना हंस रही है उसके ऊपर कैमोन्स ने लिखा, ये पुर्तगीज साहित्य में आ जाता है। तो अन्य साहित्य में ये 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था साहित्य के ऊपर प्रभाव। और अब एक लेक्चर बचा है जिसमें कला और विज्ञान पूरा ले लेंगे हम, और उसके बाद में आएंगे भौगोलिक खोजों के ऊपर, जो कि एक अलग से चैप्टर भी है और उसके साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए।